हो गया। पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर में यदि मांसपेशियों की बात करें, हमारा जो बॉडी है वो मसल्स से मिलकर बना होता है। मसल्स निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन से ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में प्रोटीन ही काम करता है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता है और प्रोटीन मुख्यतः हमारी बॉडी का निर्माण करता है। तो शरीर में जो पेशियों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। और पेशियों की संख्या की बात करें तो पेशियों की संख्या होती है लगभग 639। कितनी होती है? 639। पेशियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। पेशियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको मायोलॉजी कहते हैं, या कहा जाता है सार्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? सार्कोलॉजी कहा जाता है। पेशियों में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? पेशियों में पाई जाती है। एक पेशी अन्य पेशी से जिन संरचनाओं के द्वारा जुड़ी रहती है उनको कहा जाता है फेशिया। क्या कहा जाता है? फेशिया। इसमें 3 पॉइंट आपको यहां ऐसे याद रखने होते हैं। जैसे दो हड्डियां हैं, एक हड्डी ये है, एक हड्डी है। कई बार क्या होता है, फ्रैक्चर नहीं होता लेकिन हमारे लीगामेंट्स टूट जाते हैं, कहते हैं लीगामेंट्स, जिनको हिंदी में स्नायु कहते हैं। तो एक हड्डी अन्य हड्डी से जिन संरचनाओं के द्वारा जुड़ी रहती है उसको कहा जाता है लीगामेंट्स। क्या कहते हैं? ये मैं यहीं पर नोट कर देता हूं। ये एक पेशी, सॉरी, एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लीगामेंट्स, या इनको कहा जाता है स्नायु। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लीगामेंट्स या स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है। और यदि प्रश्न आए कि एक अस्थि अन्य पेशी से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो उनको कहा जाता है टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा कहते हैं। इस टेंडन या कंडरा द्वारा वो जुड़ी हुई रहती है। और एक पेशी अन्य पेशी से किसके द्वारा जुड़ती है? फेशिया के द्वारा। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पेशी जो होती है, ये पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक तो होती है ऐच्छिक पेशी, एक होती है अनैच्छिक पेशी, और एक तीसरी होती है हृदय पेशी। इनको कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, अनवॉलेंट्री मसल्स एंड हार्ट मसल्स। हृदय पेशी को रेखित पेशी भी कहा जाता है, स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं। और अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी कहा जाता है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। जैसे हाथ, पैर, गर्दन, कमर, पीठ आदि की पेशी। भाई हमारी इच्छा होगी तो अपन हाथ को घुमाएंगे, पैर को मोड़ेंगे, गर्दन को मोड़ेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं ये अंग हमारे। तो इनमें ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। इन पर रेखानुमा संरचनाएं भी पाई जाती हैं। रेखानुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखित पेशी या स्टफ्ड मसल्स कहते हैं। सर्वाधिक पेशी जो होती हैं वो हमारी पीठ में उपस्थित होती हैं।
कहां पर उपस्थित होती हैं? पीठ में। सबसे ज्यादा पेशी कहां पर उपस्थित होती हैं? पीठ में होती हैं। ये जो रेखित पेशी होती हैं, ये हमारे शरीर के भार का लगभग 50% होती हैं। हमारी बॉडी का वेट 75 किलो है ना, तो 75 में से लगभग 37 किलो तो यही होंगी। ठीक है, ऐच्छिक पेशी शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होती है? 50% होती है। अनैच्छिक पेशी का मतलब होता है ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अनैच्छिक पेशी कहते हैं या अरेखित पेशी कहा जाता है। जैसे ग्रासनाल की पेशी, ओसियोफेगस, आमाशय, स्टमक की पेशी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की पेशी, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन की पेशी, मलाशय, रेक्टम की पेशी, आंख, नेत्र की पेशियां, पलक वगैरह हम एक निश्चित लिमिट तक ही बिना झपकाए रख सकते हैं, बाकी ये जबकि ये अनैच्छिक है, हमारे अंदर कोई नियंत्रण नहीं होता है इसका। इसके अलावा जैसे अग्नाशय, पेंक्रियाज वगैरह है, यकृत, लीवर है, जो आदि शरीर की जो आंतरिक अंग हैं, भाई इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपने भोजन निगल लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मूत्राशय सारे काम करेंगे, फिर वो आपकी हेडेक नहीं है। आप सोचो मैंने भोजन कर लिया और पाचन नहीं हो, शाम को भोजन नहीं करना पड़ेगा, ये शाम को पच जाए तो बढ़िया है। अभी भोजन कर लें अपन, कभी का तो काम चल गया, उसका पाचन नहीं हो तो शाम को भी सीधे काम चल जाए, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, यदि आपने निगल लिया तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक अपने काम होंगे, फिर अपने बस की बात नहीं है। तो ये सारे आंतरिक यानी अनैच्छिक है, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन पर रेखानुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। इन पर रेखानुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अरेखित पेशी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरेखित पेशी ऊतक। और तीसरा है हृदय पेशी। ये हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये हृदय में उपस्थित होती है। इसको अलग क्यों किया है? क्योंकि सभी ऐच्छिक पेशी रेखित होती हैं और सभी अनैच्छिक अरेखित होती हैं, लेकिन हृदय पेशी है तो कैसी है? अनैच्छिक है भाई, हल तो हमारे अकॉर्डिंग काम करता ही नहीं है, अनैच्छिक है। लेकिन याद रखना ये कैसी है? ये रेखित है। एक लक्षण इसका है और एक इसमें इसका है, इसलिए इसको अपने ना तो इसमें रख सकते ना उसमें रख सकते, यानी ये अनैच्छिक और रेखित प्रकार की पेशी है। इस पर रेखाएं पाई जाती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ये सबसे व्यस्ततम पेशियों में से एक है, या ये व्यस्ततम पेशी है, ये बिजी मसल्स कहते हैं इसको। और एक प्रश्न आता है कि हार्ट मसल सबसे ज्यादा बिजी होते हुए भी कभी भी थकान का अनुभव नहीं करती है, क्यों? आपका हार्ट कभी थकता है क्या? ऐसा लगता है कि आज हार्ट थक रहा है हमारा? एनी टाइम धड़कता है, फिर भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज तुम्हारा हार्ट थक रहा है? क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल का संचय नहीं होता है। हृदय पेशी कभी भी थकान का अनुभव नहीं करती है क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल का संचय नहीं होता है। सामान्यतः हमारी बॉडी में जो थकान होती है वो क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, जो कि हमने श्वसन तंत्र में पढ़ लिया है। तो इसमें क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, अनॉक्सीशोषण नहीं होता है। जब अनॉक्सीशोषण नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड का निर्माण भी नहीं होगा, इसलिए ये हृदय पेशी कभी भी थकती नहीं है। यानी यह पेशी कभी भी थकान का अनुभव नहीं करती है। क्योंकि इसमें अनॉक्सीशोषण एन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है तथा लैक्टिक अम्ल का संचय भी इसमें नहीं होता है। ये नोट करो। कौन सा पाचन उनका? नहीं, पाचन तो उनका हो ही रहा है, जुगाली करना उनका एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि एक अंग होता है सीकम, जो जानवरों में विशेषकर घास को पचाने के लिए अलग से पाया जाता है। सीकम हमारी बॉडी में भी होता है, लेकिन हमारे अंदर डेवलप नहीं होता वो। बताया था मैंने, पाचन तंत्र में पता हो तो, वो एनिमल्स के अंदर डेवलप होता है वो, तो उसके माध्यम से वो अलग से क्रिया करते हैं वो। इसीलिए हम घास नहीं खाते, क्योंकि हमारे अंदर
घास को पचाने वाला जो अंग है वो विकसित नहीं होता, रेजिडुअल होता है वो हमारी बॉडी में, अवशेषी होता है। जैसे अपेंडिक्स होता है ना, ऐसी वो होती है, अपेंडिक्स होती है लेकिन कोई काम की नहीं है। ऐसी सीकम होता तो है लेकिन कोई काम का नहीं है हमारी बॉडी में, जानवरों में वो काम का होता है। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं, और ये हार्ट को अनैच्छिक है और रेखित है ये। शरीर की सबसे बड़ी पेशी, बिगेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसको नितंब पेशी भी कहा जाता है, इसको कूल्हे की पेशी कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी पेशी की बात करें तो शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस, जांघ में पाई जाती है ये। और शरीर की सबसे छोटी पेशी की बात करें तो शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपेडियस, कान में पाई जाती है। और शरीर की सबसे मजबूत पेशी की बात करें तो मैसेटर होती है जबड़े की। नोट कर। अब नया हेडिंग डालो, संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हों, उसको कहा जाता है संतुलित भोजन। जैसे हम जो भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है, उसमें वसा का होना जरूरी है, प्रोटीन का होना जरूरी है, विटामिन का होना जरूरी है, खनिज लवण का होना जरूरी है, जल और रेशे, रफेज, खनिज लवण कहते हैं मिनरल्स, विटामिन का होना जरूरी है, प्रोटीन का होना जरूरी है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जब इनकी यदि कमी हो जाती है तो कमी से होने वाले रोगों को कहा जाता है अभावजन्य रोग, डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग है? ऑप्शन है जैसे मलेरिया, डेंगू, रतौंधी, काली खांसी। क्या आंसर होगा? रतौंधी, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नहीं, जो हमारी बॉडी में कमी से रोग होते हैं उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज या अभावजन रोग कहा जाता है। ये सारा कुछ भोजन में हमारे प्रतिदिन लेना बहुत ही जरूरी है। फिर हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किससे हमें मिलते हैं,
बसा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किससे मिलती है, प्रोटीन क्या होती है, कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कमी से कौन सा रोग होता है। तो परिभाषा लिखो इसी समृद्ध भोजन की, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हों, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हों, सभी अवयव मौजूद हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, बसा, बसा, प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे आदि, रेशे आदि, रेशे आदि पैराग्राफ चेंज कर लिख लो, इनकी कमी से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। इनकी कमी से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते हैं। अब सबसे पहला लिखो कार्बोहाइड्रेट। देखो, एक तो है कार्बोहाइड्रेट और एक है बसा। इन दोनों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये दोनों ही ऊर्जा के मेन स्रोत हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और बसा भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। अंतर क्या है कि बसा में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। पहली बात तो यह है। दूसरा है कि इनका कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CH2O का होल एन। कितना होता है? CH2O का होल एन इसका सामान्य सूत्र होता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका अनुपात जो होता है वो होता है इसमें 1:2:1 होता है। आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में चाहे कुछ भी खा लीजिए, लास्ट में जाके हमें सबसे क्या मिलना है? ग्लूकोज मिलना है। क्या मिलना है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बदल जाता है फिर बाद में ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को शरीर का संग्रहित ईंधन कहते हैं, कंजर फ्यूल ऑफ द बॉडी। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल भरा रहता है उस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन को शरीर का संग्रहित ईंधन भी कहा जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। जबकि 1 ग्राम यदि बसा का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। यानी मात्रात्मक रूप से ऊर्जा ज्यादा मिलती है बसा से। जैसे 1 गिलास घी पियो और 1 गिलास आप चाय पियो, ऊर्जा ज्यादा किससे मिलेगी? घी से मिलेगी। लेकिन ये तुरंत ऊर्जा की बात करें, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसको घी पिला देंगे तो क्या होगा? घी तो ऐसा बोलते हैं बचपन में खाएंगे बुढ़ापे में काम करेगा, यानी तुरंत काम नहीं करता। अगर आपको अभी एनर्जी की आवश्यकता है तो आप चाय पियो, दूध पियो, जूस पियो, ग्लूकोज का पानी पियो। अभी घी पीने से क्या फायदा? क्योंकि घी तो बहुत बाद में काम करता है, एनर्जी ज्यादा देगा, डबल देगा, लेकिन बाद में देगा। फिलहाल इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमारे लिए? ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। घी तो कब काम करेगा? व्रत या अनशन के दौरान जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है ना,
तब उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा वसा से मिलती है। प्रश्न आता है कि व्रत के दौरान, अनशन के दौरान, फास्ट के समय हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? फैट से मिलती है। नॉर्मली किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। जब कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाएगी बॉडी में, तो हमारी ऊर्जा किससे मिलेगी फिर? व्रत के दौरान वसा से मिलेगी। लेकिन व्रत का मतलब व्रत ही होना चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप शाकाहारी नमकीन खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, जूस पी लिया 2-3 बार, ठीक है, फिर कभी कभी आलू की चिप्स खा ली, मूंगफली खा ली, बर्फी खा ली, दूध पी लिया, चाय 8-10 बार पी ली। जब तो वसा कहां से काम आएगी भाई? जब तो वसा काम कहां से आएगी? फिर तो कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा। व्रत का मतलब है बिल्कुल कुछ भी नहीं खाओ, आपको रेयरली एक आध चाय पी लो, अलग बात है। तब हमारी बॉडी को ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। व्रत ऐसे भी करते हैं बहुत सारे, व्रत करने के भी कई नियम है इंडिया में, अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं। बहुत से ये है कि हाँ साहब झूठा नहीं खाते, 2 बार खा लेते हैं। बहुत से व्रत ऐसे करते हैं साहब, सुबह चाय पी ली, फिर जूस पी लिया, शाकाहारी नमकीन खा ली, और सब उसकी क्या वो खिचड़ी बना लेते हैं साबूदाने की, और पेट भर के वो भरपेट वो खाली कम से कम 1 कटोरा। और वो साबूदाना तो अपने आप में बहुत बड़ा स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है। भाई बॉडी को तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, चाहे किसी रूप में जाए। अब हम रोटियों से लो उसको, चाहे अन्न से लो, चने से लो, मक्के से लो, चाहे मक्के की रोटी खाओ, चाहे बाजरे की रोटी खाओ, बात तो एक ही है। चाहे बाजरे की रोटी खाओ, चाहे गेहूं की रोटी खाओ, बात तो एक ही है। चाहे चावल खाओ, एक ही बात है। चाहे जूस पी लो आप 10-15 ग्लास, तो भी एक ही बात है। वो तो इतनी एनर्जी उससे मिल जाएगी। या 2 कचौरी खा लो, इतनी फैट वगैरह उसमें इतनी ज्यादा होती है कि आपको एनर्जी उसी से कन्वर्ट हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये मिलते किससे हमको? जैसे गेहूं है, चना है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, इसके अलावा आलू है, अरबी है, आलू अरबी के अलावा जैसे शकरकंद है, गन्ना है, दूध है, शक्कर है, ठीक है, शकरकंद है, चुकंदर है। ये सब किसके स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के ही स्रोत होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ये लिखाऊंगा मैं अभी, पहले आप लिखो, इसमें पहला हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला पॉइंट लिखेंगे, तो ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं जो शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले, से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक हैं जिनका अनुपात, जिनका सामान्य सूत्र, या ऐसे लिखना जिनका अनुपात, पहले अनुपात लिख लो, जिनका अनुपात, रेशियो 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। सामान्य सूत्र लिख लेना CH2O का होल एन। सामान्य सूत्र लिखना CH2O का होल एन। CH2O का होल एन। अगला लिखो, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन की सहायता से
जो कि इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लाइकोजन को शरीर का ग्लाइकोजन को शरीर का संग्रहित ईंधन कहा जाता है। ग्लाइकोजन को शरीर का संग्रहित ईंधन कहा जाता है। ग्लाइकोजन को शरीर का संग्रहित ईंधन कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर 4.2 किलो कैलोरी 4.2 लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। खेल के मैदान में खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखना। स्रोत रिसोर्सेज स्रोत में लिखना। गेहूं चावल मक्का बाजरा जौ ज्वार आलू अदरक चुकंदर शकरकंद आलू अदरक चुकंदर शकरकंद आलू अदरक चुकंदर शकरकंद केला ड्राई फ्रूट से मतलब फ्रूट में केले वगैरह सेब सब आ जाता है। फल ड्राई फ्रूट सूखे मेवे अरबी दूध शक्कर गन्ना आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वजन का 1% होती है। वजन का 1% होती है। 70% तो जल होता है हमारी बॉडी में, 15% लगभग प्रोटीन होती है, 8 से 10% लगभग वसा होती है, और फिर आता है नंबर कार्बोहाइड्रेट का। 1% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है।
अब लिखो कार्बोहाइड्रेट्स की, अगला पॉइंट लिखो, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से व्यक्ति का वजन घटने लगता है। व्यक्ति का वजन घटने लगता है तथा शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तथा शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तथा अधिकता से वजन बढ़ जाता है। तथा अधिकता से वजन बढ़ जाता है। नीचे लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले लिखो मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होती है ये सिंपल प्रकार की शर्करा होती है। सरल का मतलब होता है इसके साथ कोई अन्य मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता है, सिंगल फॉर्म में आती है ये। और इसके अंदर 3 आते हैं, एक तो आता है ग्लूकोज, एक आता है गैलेक्टोज, और एक आता है फ्रक्टोज। ये तीनों आते हैं मोनोसैकेराइड में। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड शुगर, ब्लड में कौन सी शर्करा घुलनशील होती है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। तथा इसको ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके उपनाम हैं ये। ग्रेप शुगर, अंगूर शर्करा के नाम से किसको जाना जाता है? ग्लूकोज को। ब्लड शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं, मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। किसकी शर्करा कहा जाता है? मस्तिष्क की शर्करा। क्या कहते हैं इसको? मस्तिष्क की शर्करा। और फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, फ्रूट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर कहते हैं। या ये सबसे मीठी शर्करा है ये। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं, और ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर कौन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहते हैं। दूसरी होती है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि जब दो मोनोसैकेराइड इकाइयां मिल जाएं, तो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को जोड़ दिया जाए तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जोड़ करके माल्टोज बन जाता है। और माल्टोज पाया जाता है अन्न में, इसलिए इसको ग्रेन शुगर या अन्न शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेन शुगर, या इसको क्या कहते हैं? अन्न शर्करा कहते हैं। अगर ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जुड़ जाए तो गैलेक्टोज जुड़ करके ये बना लेता है लैक्टोज। क्या बनाता है? लैक्टोज। और लैक्टोज दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। और यदि ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ करके ये बनाते हैं सुक्रोज। क्या बनाते हैं? सुक्रोज। और सुक्रोज रसोई घरों में काम में आती है चीनी, इसलिए इसको रसोई घर शर्करा के नाम से जाना जाता है। ये गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ने को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं, इसी को केन शुगर भी कहते हैं। इसका व्यापार होता है, इसलिए इसको बिजनेस शुगर या व्यापारिक शर्करा के नाम से जाना जाता है। ये जल में घुल जाती है, जल में घुलना प्रतीपन कहलाता है, इसलिए इसको प्रतीप शर्करा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा इसको व्यापारिक शुगर कहते हैं, प्रतीक शर्करा, या इसको टेबल शुगर, टेबल यूज आती है इसलिए इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। गन्ने से प्राप्त होती है, रसोई घर से। प्रतीक शर्करा व्यापारिक, गन्ने को अंग्रेजी में ईख कहते हैं, सॉरी हिंदी में ईख कहा जाता है, इसलिए इसको इक्षु शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इक्षु शर्करा भी कहते हैं। और ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड शर्कराएं ये दोनों होती हैं। फिर कल पढ़ेंगे तीसरी पॉलीसैकेराइड, ये नोट कर लो।